नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिएगा, हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं और पहली न्यूज़ हमें मिलती है कहाँ से, तो दिल्ली गवर्नमेंट से पहली न्यूज़ मिलती है। कौन सी गवर्नमेंट से? तो दिल्ली गवर्नमेंट से हमें पहली न्यूज़ मिलती है। और दिल्ली गवर्नमेंट से न्यूज़ ये है कि जो इन्होंने मिशन बुनियाद चलाया हुआ था, जिसके तहत उस बालकों को जो है, छोटे छोटे बच्चों को जो दिल्ली स्कूल्स में पढ़ते थे, जो MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दिल्ली नगर निगम के बच्चे थे, उनको जो है मिशन बुनियाद के तहत बुनियादी रूप से छोटे स्किल दी जा रही थी, छोटे स्तर पे उन्हें समझाया जा रहा था, बिठाल के समझाया जा रहा था। और इस मिशन बुनियाद के तहत आपकी किस किस की शिक्षा इन्हें दी जा रही थी, तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ में। और इन तीनों सब्जेक्ट की शिक्षा दी जा रही थी मिशन बुनियाद के तहत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वो एकदम आपका रामवाड़ की तरह काम किए हैं इन बच्चों के लिए। और बहुत अच्छा इसने जो है रिजल्ट दिया है। लगभग 20 से 30% बच्चों की स्किल्स डेवलप हुई हैं। तो दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस स्कीम को आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपकी मिशन बुनियाद स्कीम है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, ये आपको याद रखना है यहां पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिशन बुनियाद के बाद हम देखते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि दिल्ली गवर्नमेंट की शिक्षा की व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो रही है धीरे धीरे। देखिएगा आगे हमारा है बुक ऑन टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड रिलीज्ड। जो आपके उत्तराखंड के टेम्पल्स हैं उन पे एक पुस्तक का आपका विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के आपके CM है पुष्कर सिंह धामी। वो कौन है भाई? आपके पुष्कर सिंह धामी द्वारा आपका क्या किया गया है? एक किताब का विमोचन किया गया है। और उस किताब का आपसे नाम पूछा जाएगा, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स, व्हील टेम्पल टेल्स, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। ये किताब का नाम है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? तो अनुराधा जौहरी जी के द्वारा ये किताब को जो है लिखा गया है। अनुराधा जौहरी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अनुराधा जौहरी जी के द्वारा इस किताब को आपका लिखा गया है, जो कि आपकी फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। यहां पे उत्तराखंड के बारे में एक बात और जाननी है कि उत्तराखंड जो है बोला जाता है अबॉर्ड ऑफ गॉड, यानी भगवान का जो आपका राज्य है, भगवान का राज्य यानी भगवान की जगह, वो क्या है? उत्तराखंड है, जिसे अबॉर्ड ऑफ गॉड भी बोला जाता है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल स्टेट्स एग्रीड टू GST चेंजेस। GST में चेंजेस किए जा रहे हैं ऑन फूड आइटम्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा है कि सारे ही राज्य जो है आपके जो GST में चेंजेस किए जा रहे हो उनके लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहां पे एक बात समझनी है, GST में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो GST में ये चेंजेस किए जा रहे हैं, जो आपके फूड आइटम्स खुले मिलते हैं, ओपन फूड आइटम्स मिलते हैं, उन पे GST नील की जाएगी, यानी GST हटाई जाएगी और उन पे स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेगी। साथ में जो फूड आइटम आपके ओपन नहीं, कैसे मिलते हैं, क्लोज्ड मिलते हैं, उन पे GST लगाई जाएगी। और वो भी कितनी %? 5% GST जो पहले लगी हुई थी फूड आइटम्स पे, वही लगाई जाएगी। सारे के सारे किस पे? फूड आइटम्स पे। सारे के सारे किस पे? फूड आइटम्स पे ये GST आपकी अप्लाई हो चुकी है, पहले ही थी। और जो ओपन मिलते हैं, जो आपको खुले हुए मिलते हैं, उन पे GST नहीं लगाई जाएगी। तो ये चेंजेस यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। जो आपकी व्हीट, पल्सेस, राइस, मेज, कर्ड, लस्सी, ये जो होते हैं
ये जो लूज बेचे जाएंगे इसमें आपका जो है जीएसटी में परिवर्तन किया जा रहा है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। जो भी ब्रांडेड और पैक्ड आइटम्स है, फूड आइटम्स, उन पे 5% जीएसटी आपकी अप्लाई हो रही है। चलिए देखिएगा अगले हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इंग्लिश गेट्स अ पुश इन छत्तीसगढ़ स्कूल्स। तो इंग्लिश को छत्तीसगढ़ स्कूल्स की एक मुख्य भूमिका में लाने वाले हैं बघेल साहब आपके, जिन्होंने अभी आपका भेंट मुलाकात मीट एंड ग्रीट नामक एक भेंट मुलाकात, क्या इन्होंने बघेल साहब जी ने जो है आपके जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भेंट क्या लिखा हुआ है, भेंट मुलाकात नामक एक प्रतियोगिता काइंड का यहां पे जो है प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, भेंट मुलाकात, जिसके तहत अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे क्या, मीट एंड ग्रीट, यानी मिलो और एक दूसरे को ग्रीट करो, मीट एंड ग्रीट। इसके तहत क्या किया गया है कि इंग्लिश को अहम भूमिका दी जाएगी छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में। ये आपका बघेल साहब जी के द्वारा भेंट मुलाकात नामक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भेंट मुलाकात नामक क्या लॉन्च किया गया है, आपका प्रोग्राम जो है यहां पे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, आइएगा। तो यहां पे हमारा एक पॉइंट है, पेंडेमिक अफेक्टेड ब्लू कलर्ड माइग्रेंट मोर। तो यहां पे रेमिटेंसेस की बात की जा रही है, रेमिटेंसेस की, किसकी, रेमिटेंसेस की बात की जा रही है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है दूसरे देश से आया हुआ भारत में पैसा, या किसी दूसरे देश से आया हुआ पैसा, उस देश में आया हुआ पैसा ही रेमिटेंसेस बोला जाता है। तो रेमिटेंसेस की बात की जा रही है। तो रेमिटेंसेस में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो चढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये जो ग्राफ है ये भारत में आया हुआ पैसा है, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा चढ़ गया है, यानी समय के साथ भारत में रेमिटेंसेस जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कोविड आया था फिर भी ये इतना इफेक्टेड नहीं हुआ। यहां पे आप अगर यहां पे देखेंगे कि जो रेमिटेंसेस हैं वो किस राज्य में सबसे ज्यादा पैसा, किस राज्य में, विदेश से, यानी विदेश से भेजा हुआ सबसे ज्यादा पैसा किस राज्य में आया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने किसको हाल ही में टेक ओवर किया है, तो यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट कि सबसे ज्यादा पैसा विदेशों से केरला में आया करता था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैसा आया हुआ है। दूसरी बात, पहले सबसे ज्यादा पैसा भारत से यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरात से आया करता था, लेकिन इसने यूएस ने इसको जो है क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। अब सबसे ज्यादा किस देश से भारत में पैसा आता है, तो अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा आता है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, दो नाम तो हमने बता दिया, और भी बहुत सारे नाम होंगे जो भारत में पैसा भेजते होंगे, ठीक है। तो यूएस से पैसा सबसे ज्यादा आ रहा है, 1 नंबर पे यूएस हो चुका है, और यूनाइटेड अरब इमिरात आपका 2 नंबर पे हो चुका है। यहां पे साथ में आपको एक बात और जाननी है कि किन राज्यों से सबसे ज्यादा लोग जो है विदेश जाने लगे हैं, यानी जाने की संख्या बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे लोगों की संख्या बढ़ी है। कहां पे जाने में, विदेश जाने में। यहां पे याद रखना है माइग्रेंट। और ये माइग्रेंट कहां माइग्रेंट कर रहे हैं, तो ये माइग्रेंट कर रहे हैं गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज में, जीसीसी में, या गल्फ कंट्रीज में, गल्फ देशों में जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डूरंड कप की बात कर लेते हैं। तो डूरंड कप आपका 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। डूरंड कप किसमें दिया जाता है, तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिता में दिया जाता है। तो फुटबॉल की प्रतियोगिता का 131वां संस्करण आपका जो है संस्करण मल्टी सिटी में, यानी भारत के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। मल्टी सिटी संस्करण है, याद रखना है इस बात को कि ये कैसा संस्करण है, आपका मल्टी सिटी संस्करण है। मल्टी सिटी संस्करण है। मल्टी सिटी यानी भारत के अलग अलग राज्य में ये जो है आपका अलग अलग जो है सिटीज में ये जो है होने वाली है। क्या है, ये क्या है, आपकी फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, याद रखना, इंटरनेशनल नहीं है, ये भारत का ही आपका फुटबॉल टूर्नामेंट है।
फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें आपको याद रखना है इस टूर्नामेंट में 3 कप दिए जाते हैं और इस फुटबॉल टूर्नामेंट को डूरंड कप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? तो डूरंड कप दिया जाता है। और जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे पायदान पे आता है, उसे प्रेसिडेंट्स कप दिया जाता है। प्रेसिडेंट्स कप दिया जाता है। याद रखना है आपको, जो दूसरे नंबर पे आता है उसे प्रेसिडेंट्स कप दिया जाता है और जो तीसरे नंबर पे आता है उसे सिमला ट्रॉफी दी जाती है। क्या दी जाती है? सिमला ट्रॉफी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों अगर आपसे पूछे जाएंगे तो ये फुटबॉल से संबंधित होंगे। प्रेसिडेंट्स कप, सिमला ट्रॉफी और डूरंड कप। डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल का कप है एक, और आपको याद रखना है इस बार 16 अगस्त से जो है इसकी जो है इसका 131वां संस्करण मल्टी सिटी में यानी भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इसी के साथ। क्या क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट? सेकेंड फेज ऑफ गोल प्रोग्राम 2.0 वॉज लॉन्च्ड बाई श्री अर्जुन मुंडा इज रिलेटेड टू, यानी गोल जो प्रोग्राम है, गोल कार्यक्रम है, उसका दूसरा जो है आपका संस्करण लॉन्च हुआ है, या कहें दूसरी उसकी जो है आपकी दूसरा उसका जो है दोबारा से शुरू किया गया है 2.0। पहले गोल का पहला संस्करण लॉन्च हुआ था, अब दूसरा लॉन्च हुआ है। ये किससे संबंधित है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, नेताओं के रूप में ऑनलाइन जाना, डिजिटली एम्पावर्ड ट्राइबल यूथ एंड वुमेन, आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, रिलेटेड टू ILP यानी इनर लाइन परमिट से संबंधित है, या A एंड B बोथ? तो आंसर होगा A एंड B बोथ। लेकिन अगर आपको आंसर सिर्फ एक दिया है इन दोनों में से तो एक भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से क्या बनाना? सशक्त बनाना। यहां पे अगर श्री अर्जुन मुंडा जी की बात करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किस मंत्रालय के मंत्री हैं। वैसे तो यहां से क्लियर हो गया होगा, आदिवासी और युवाओं को डिजिटल रूप से क्या बनाना है? सशक्त बनाना है। साथ में गोल जो यहां पे लिखा हुआ है, गोल इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, नेताओं के रूप में ऑनलाइन जाना, इसलिए ये दोनों ही इसके जो है आंसर सही हो जाएंगे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य दूसरा वाला पॉइंट है, आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से क्या बनाना? सशक्त बनाना। यही इसका एकमात्र उद्देश्य रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन इस आयोजन को चलाने में मदद और कौन कर रहा है? तो मेटा भी इसकी मदद कर रहा है, जिसे आप पहले FB यानी फेसबुक के नाम से जानते थे। एक बात और यहां पे याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? कि गोल का फेज 1 कब चलाया गया था? गोल का फेज 1 कब चलाया गया था? तो ये मई 2020 में जो है गोल का फेज 1 स्टार्ट हुआ था और ये दिसंबर 2021 तक आपका चला था। कब तक चला था? दिसंबर 2021 तक आपका गोल का फेज 1 चला था और गोल का फेज 2 जो है अभी हाल ही फिलहाल में जो है लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें जो है क्या क्या कराया जाता है, तो ये भी देख लेते हैं हम जरा। इसमें हमें कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है। 3 पॉइंट याद रखना है आपको। इसमें हमें कम्युनिकेशन, इस प्रोग्राम के तहत ट्राइबल को और वुमेन्स को क्या सिखाया जाएगा? तो आपका कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी। लाइफ स्किल्स आपकी सिखाई जाएंगी। साथ में आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। क्या? कैसे हम ऑनलाइन आ सकते हैं? इनेबलिंग डिजिटल प्रेजेंस। और तीसरा सिखाया जा रहा है कैसे हम लीडरशिप कर सकते हैं, यानी नेता कैसे बन सकते हैं, और हम व्यापारी कैसे बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 3 पॉइंट यहां पे आपको दिए जा रहे हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, RINL साइंस MOU विद होम फॉर इस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कल्पतरु इन विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम में RINL ने किसके साथ ज्ञापन पर समझौता किया है?
उत्कृष्टता केंद्र, जिसका नाम कल्पतरु भी बोला जा सकता है, उसको स्थापित करने के लिए तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसपीटीआई, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के साथ या आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ या भारत सरकार के साथ या कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, तो सही उत्तर हो जाएगा एसपीटीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। अगर इसकी बात करेंगे RINL की, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय, आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो ये कहां की आपकी जो है कंपनी है, ये अगर ये कहां की लिमिटेड है तो आप याद रखना इसे आंध्र प्रदेश में है ये, और इसने जो है आंध्र प्रदेश के अंदर ही क्या एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामक जो है आपकी उसको आयोजित किया है। इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इंडस्ट्री में आपके मूल चूक परिवर्तन को देखा जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 को यहां पे जारी किया जा रहा है, जिसके साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामक यहां पे कार्य किया जाएगा, यानी उत्कृष्टता देखी जाएगी कि इंडस्ट्रीज में कैसे उस उत्कृष्टता लानी है, इनोवेशन लाने हैं, नए नए कार्य करने हैं। उसके लिए ये जो है साइन किया है किसने, RINL ने किसके साथ किया है, ये आपके किसके साथ किया है, तो SPTI के साथ ये ज्ञापन पे समझौता किया है। अगर RINL की बात करें तो अतुल भट्ट इसके आपके MD हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अतुल भट्ट साहब जो है इसके क्या हो जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD हो जाएंगे। और SPTI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर आपको राम प्रसाद साहब मिल जाएंगे। राम प्रसाद साहब जो है इसके क्या हो जाएंगे, राम प्रसाद जो है इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर साहब हो जाएंगे, किसके, आपके SPTI के आपके डायरेक्टर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, PM of India unveils sprint challenges which aims to boost usage of indigenous technology for which one of the following, यानी किसके लिए हमारे मुख्य प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने जो है स्प्रिंट चैलेंजेस को अनवील किया है, उनका अनावरण किया है, और ये किसके लिए किए गए हैं ये आपको बताना है। भारतीय आर्मी के लिए, भारतीय थल सेना के लिए, भारतीय जल सेना के लिए, भारतीय वायु सेना के लिए, या तीनों के लिए, या किससे आपके PM मोदी ने कहा है कि आपको भारत के बने हुए प्रोडक्ट ही यूज करने हैं। तो इस तरह की जो है इंडियन नेवी से जो है क्या किया है, इंडियन नेवी को बूस्ट करने के लिए ये स्प्रिंट चैलेंजेस नामक जो है आपका जो है इस जो है आपका इसका जो है अनावरण किया गया है कि स्प्रिंट चुनौतियों के तहत आपको क्या करना है, भारतीय चीजों का ही प्रयोग करना है। किससे कहा है, तो इंडियन नेवी से कहा है। और बात करें तो नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार में स्वावलंबन, कौन सा प्रोग्राम हुआ है, स्वावलंबन प्रोग्राम हुआ है। स्वावलंबी बनना है हमें, सेल्फ रिलायंट बनना है। क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। ये बोला गया है कि हमें भारतीय चीजों का ही प्रयोग करना है। स्प्रिंट चैलेंजेस किससे संबंधित है, तो इंडियन नेवी से संबंधित है। और इसमें क्या बोला गया है कि इंडियन नेवी को इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करना चाहिए। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। इस जो है आपकी आयोजन कहां हुआ था इसका, जहां अनावरण हुआ है तो न्यू दिल्ली, कहां पे आपका, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां से हम, फर्स्ट टाइम एकेडमिक यूजर्स ऑफ इंडिया विल हैव फ्री एक्सेस टू लैब व्यू। ये एक आपकी लैब व्यू नामक एक चीज है जो क्या है, ये एक आपकी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज और इस पोर्टल के तहत क्या होगा कि भारत के जो आपके रिसर्चर्स हैं, भारत के जो आपके खोजकर्ता हैं, वो क्या करेंगे, वो विश्व के और भी खोजकर्ताओं के साथ अपने विचारों को साझा कर सकेंगे और उनके विचार को अपने पास ला सकेंगे, यानी उनके विचार को जान सकेंगे। लैब व्यू नामक एक आपकी नई जो है एक पोर्टल काइंड ऑफ शुरू किया गया है। ये बताया, ये आपको बताना है ये क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम जो है विच इज ये क्या है,
तो सॉफ्टवेयर फॉर विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा के लिए सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए वेब पोर्टल, एप्लीकेशन टू काउंटर टेररिज्म आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है, ऑल ऑफ द अबव। तो उत्तर पहला सही होगा, सॉफ्टवेयर फॉर विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या करेंगे कि हम अपने विचारों को जो रिसर्च पे चल रहे हैं उन्हें आदान प्रदान करेंगे विश्व के और भी देशों के साथ। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर लैब व्यू की यहां पे आपसे फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो याद रखना, लैबोरेटरी वर्चुअल, लैबोरेटरी वर्चुअल क्या हो जाएगा, लैबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, लैब व्यू की फुल फॉर्म हो जाएगी। याद रखना ये किसके साथ काम कर रही है, तो ये जो आपकी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए ये आपका लेबोरेटरी लैब व्यू है, ये किसके साथ में जो है कोलैबोरेट किया है, यानी किसने इसमें मदद भी की है, तो आपका एक होता है ISTEM, जिसे क्या कहते हैं, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। तो इसके थ्रू क्या किया गया है, इसे जो है आपका हेल्प की गई है लैब व्यू को ऑनलाइन आने के लिए। तो जो ISTEM है ये बहुत सारे और भी पोर्टल्स को जो है भारतीय रिसर्चर्स की हेल्प करता है, और भी बहुत सारे पोर्टल्स यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और लैब व्यू की सुविधा भी कैसी मिल रही है लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रिसर्चर्स को यहां पे प्रोवाइड की जाएगी। इतनी बात यहां पे क्लियर आपको होनी चाहिए। रिसर्च इक्विपमेंट और फैसिलिटी की शेयरिंग की जाएगी। और लैब व्यू की बात करें तो ये आपका कहां पे भी आपका उपलब्ध रहेगा, तो ऑस्टिन में उपलब्ध रहेगा, जो कि आपका कहां आता है, जो कि आपका टेक्सास में आता है, जो कि आपका एक टेक्सास क्या है, एक आपका स्टेट है किसका, USA यानी अमेरिका का। तो इस तरह से ये पूरे ही विश्व के अलग अलग रिसर्चर्स यहां पे अपने जो है आदान प्रदान करते हैं विचार। विच डिपार्टमेंट ऑफ RBI प्रिपेयर्ड हेडविंड्स ऑफ कोविड एंड इंडियाज इनवार्ड रेमिटेंसेज। RBI के किस विभाग ने कोविड-19 के हेडविंड्स और भारत के आवक प्रेषण तैयार किए हैं, यानी कौन सा डिपार्टमेंट है, ये चार के चारों डिपार्टमेंट आपके RBI के ही हैं। RBI के पास लगभग 17 से 18 डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग चीजों पे कार्य करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विदेशी मुद्रा विभाग मुद्रा पे काम करता है, जो विदेश से आती है या जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट मुद्रा का प्रबंधन करता है ये डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है कि पैसा वो RBI क्या करती है, पैसा बनाती है और पैसे को देती है मार्केट में, उसके ऑपरेशन के लिए ये मार्केट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, ये एक आपका क्या है, ये भी एक आपका जो है डिपार्टमेंट है किसका, जो है आपका डिपार्टमेंट है किसका, RBI का ही। तो यहां पे आपको देखिए याद रखना है क्या कि जो इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आंसर है वो इसमें है नहीं। तो ये जो है DEPR के द्वारा आपका जो है क्या किया जाता है, DEPR के द्वारा ये जो है आपकी रिपोर्ट बनाई गई है। और ये जो DEPR होता है क्या होता है, ये आपका जो DEPR होता है, DEPR जो होता है आपका DEPR जो होता है आपका, ये RBI का ही एक आपका क्या है, एक आपका डिपार्टमेंट है। और ये किसकी जो है किसकी रिपोर्ट बनाई है उसने, रेमिटेंसेस की रिपोर्ट बनाई है, यानी विदेश से आने वाले भारत में पैसे कहां से कितने आते हैं, जो कि अभी हमने आपके न्यूज़पेपर में भी डिस्कस की थी कि कहां से सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, US से आ रहे हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो आपके महाराष्ट्र में जा रहे हैं। पहले किस देश से सबसे ज्यादा पैसे भारत में आते थे, तो UAE यूनाइटेड अरब इमीरात से आते थे। और किस राज्य में सबसे ज्यादा जाते थे, तो केरल में जाते थे। याद रखना जो DEPR डिपार्टमेंट है, ये आपका ये रिपोर्ट जो है इसने तैयार की है किसके ऊपर, तो आपको याद रखना है रेमिटेंसेस के ऊपर, ठीक है। और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ दी है DEPR की, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी
रिसर्च। क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च हो जाएगा। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। DEPR इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसी ने जो है रेमिटेंसेस पे एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है हेडविंड्स ऑफ कोविड-19 एंड इंडियाज इनवार्ड रेमिटेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक हमारे अब आज की जो करंट अफेयर्स का सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स एज सिक्योरिटी फॉर। जो केंद्र सरकार है उसने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है जारी किया है किसकी सिक्योरिटी के लिए या किसके लिए? तो जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ये जो है जारी किया गया है, या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए किया गया है, या डीमैट के लिए किया गया है, या FCNR के लिए किया गया है। FCNR आपका फॉरेन कंट्रीज नॉन रेजिडेंट इंडियंस अकाउंट होता है। जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो भारत में जो अपना अकाउंट खोलते हैं उसे बोला जाता है FCNR अकाउंट। क्या बोला जाता है? FCNR अकाउंट बोला जाता है। यहां पे इसका सही उत्तर हो जाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE। यानी स्टॉक एक्सचेंज में वो लोग अगर भागीदारी करते हैं जो भारत के लिए कोई ना कोई अच्छी स्कीम चला रहे होंगे या ऐसा कोई काम कर रहे होंगे जिससे भारत की जनता का भला हो रहा है और वो अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज में यानी शेयर मार्केट में जाते हैं तो उनके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज नामक एक पोर्टल खोला गया है। उसके तहत उन पे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट लागू होता है जिसके तहत उनके अकाउंट में जो है पैसे नहीं काटे जाएंगे। किसके तहत? आपके स्टॉक एक्सचेंज के तहत। तो यह बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर बात करें तो एक स्टॉक एक्सचेंज को किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है? तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज को। और रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है? तो याद रखना सेबी। कौन सी है? सेबी। क्या है? सेबी आपकी क्या करती है? रेगुलेट करती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी तो 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए सेबी एक्ट कब आया था, सेबी एक्ट कब आया था, तो याद रखना 1992 में सेबी एक्ट आया था। फिर उसके थ्रू ये जो है रेगुलेट होने लगी ये बॉडी भी। अगर इसकी बात करें सेबी के हेडक्वार्टर कहां है, तो याद रखना मुंबई में हेडक्वार्टर है। सेबी की फुल फॉर्म है स्टॉक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन का एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे फिर से एक जानदार और शानदार सेशन के साथ। थैंक यू गाइस फॉर दैट।